अस्सलाम वालेकुम यूनुस सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत सारे सवाल आए हमारे पास आपके चैनल पे, आपके फैंस ने जैसे ही उनको ये मैसेज मिला कि हम ये सेशन शुरू करें तो उन्होंने ढेर सारे सवाल भेजने शुरू कर दिए। बहुत सारे तो उनके जवाब सवाल जो है मैंने यहाँ शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। सारे का तो जाहिर है मैं सब एपिसोड में कवर नहीं कर सकते, तो जो भी हम कवर कर सकते हैं मैं वो सवाल लेकर आई हूँ। तो मैं आपसे वो सवाल पूछती जाती हूँ, आप जवाब देते जाइए प्लीज। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी, किस कामयाबी को समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये समझने की बात है, क्योंकि अपने नेशन को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान नहीं होता। और जब जिस कंट्री में बहुत सारे क्रिकेट खेलने वाले हों, स्पोर्ट्स पर्सन मौजूद हों, आपसे बड़े बड़े जो है और अच्छे अच्छे प्लेयर मौजूद हों, वहाँ पे अपने मुल्क के लिए खेलना, रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मोमेंट्स आए मेरे लाइफ में। और जब पहला मेरा एक वनडे था मैच जो कि कराची में था, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब मेरी पहली टेस्ट सेंचुरी थी पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टेस्ट मैच में, वो मेरी एक ऐसी यादगार इनिंग आप कह सकते हो, मोमेंट कह सकते हैं, जो कि मैं आज भी नहीं भूलता। किस प्लेयर ने या बॉलर ने वो यूनुस खान को टफ टाइम दिया? बहुत सारे रहे। डोमेस्टिक में मैं बात करूं, जिस वक्त मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था 98-99 में, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। और जो बॉलिंग शिप्स थी वो बहुत अमेजिंग थी। तो मुख्तलिफ डिवीजन्स में, मुख्तलिफ सिटीज़ में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ जब खेलते थे तो बहुत टॉप के हमें बॉलर्स मिलते थे। तो इस वजह से वो जो हमारी खेलने की जो क्वालिटी थी, स्किल्स से हमेशा से अच्छी रहे। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ तो मथाया मुरलीधरन एक ऐसे बॉलर थे जिनको खेलने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत थी। दो कि मेरी बहुत सारी सेंचुरी उनके खिलाफ है, लेकिन ये कि वो एक ऐसे बॉलर थे जिनके लिए मैं हमेशा प्लान बना के आता था कि इनके इस बॉलर के खिलाफ ज़रूर मुझे परफॉर्म करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो परफॉर्मेंस कराई उनके खिलाफ। एक अच्छा कैप्टन होने के लिए आपके पास कौन सी खूबी लाजमी होनी चाहिए? एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और सेक्रीफाइसेस क्या है, जो इस वक्त आप अचीव करते हो तो क्रेडिट खुद नहीं लेना आपने, आपकी टीम को, आपकी सपोर्टिंग स्टाफ को देना है। और जिस वक्त आपसे परफॉर्म नहीं होता और मुश्किल आ जाती है तो फिर आगे आके उसको फेस करना है। तो जो अच्छा लीडर होगा उसमें ये क्वालिटी ज़रूर होगी जो कि मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा यूनुस सर, ये सवाल बहुत ज़्यादा हमारे पास आया है कि आप अपनी क्रिकेट अकेडमी कब खोल रहे हैं? बहुत दफ़ा कोशिश की क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए, और बहुत सारी गवर्नमेंट के जो है ना मुख्तलिफ इदारों के साथ मेरी मीटिंग भी हुई है। और लेकिन ये होता है क्या कि क्योंकि कराची से शहर के सेंटर में एकेडमी बनाना आसान काम नहीं है। बड़ी रिक्वेस्ट की, सिंध गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट की, बारहा ग्राउंड्स के मुतालिक बात हुई, प्लेसेस के मुतालिक बात हुई, बात होते होते कहीं ना कहीं जो है राइट लेफ्ट हो जाती है। तो भाई कोशिश ये है कि दोबारा कोई ऐसी जगह मिले जिसमें हम कोई ऐसी एकेडमी बनाए जिसका वाकई में कोई कमर्शियल उसका कुछ नहीं हो, बेनिफिट हो, बल्कि वाकई में उसका क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए वहाँ से कुछ आउटपुट ज़रूर आए। आपके फैंस इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपका पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा है? बिल्कुल नहीं है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा, नहीं बन सकूंगा। लेकिन ये कि देखिए, पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन बनने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। आप सामने आए, जहाँ जहाँ आप अपनी फील्ड में और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ सके आप आगे आए, मोटिवेट करें। जहाँ जहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कंट्रीब्यूशन कर देनी चाहिए। अच्छा, कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई ऐसा आइडियल पॉलिटिशियन है आपका जिसको आप पसंद करते हो? देखिए, सबसे पहले तो जो अच्छे पॉलिटिशियन रहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा फॉलो करते रहे कि वैसा अगर अल्लाह हमें बना दे तो क्या ही बात है। उसके बाद हम अगर अपनी मुल्क की बात करें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हमारे बाबा कौम हैं, वो उनकी तरह बनना चाहूँगा कि जो मुल्क के लिए कुछ कर सके और जब मौका मिले तो बहुत कुछ कर सके। आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट खेली और तकरीबन हर जगह ही सेंचुरी स्कोर की है। ये कोई सादा सी प्लानिंग तो हो नहीं सकती, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, माइंडसेट या तैयारी होती थी? क्योंकि बज़ाहिर तो ये बड़ा आसान और स्मूथ लगता है कि भाई सेंचुरी पे सेंचुरी हो रही है, आवाम खुश हो रही है। तो ये एज ए यूनुस खान क्या प्रेशर होता था और कैसे यूनुस खान इसको किस तरह से देखते थे? देखिए, सच प्रेशर नहीं होता, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि जिस कंट्री में जाएं, कोई भी स्ट्रॉन्ग जो बॉलर है या टीम्स हैं, जब वो सामने आए तो उनके खिलाफ परफॉर्मेंस ज़रूर करनी है। और जब मुश्किल सिचुएशन हो तो फ्रंट पे आके परफॉर्म करना है। तो एक माइंडसेट
ये है कि जब मुश्किल पड़ेगी तो मुझे आगे आना है, मुझे परफॉर्म करना है, मैं सबसे आगे रहूँगा। चाहे वो वेदर हार्ड हो, ट्रेनिंग करनी हो, कंडीशन सूटेबल नहीं हो बैटिंग के लिए, मुश्किल है तो जाके नट्स में खेलना ज़रूर। उसके बाद टीम के जब मैच है तो डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुख्तलिफ मुश्किल सिचुएशन में जब टीम को ज़रूरत है कि परफॉर्म करना और वहाँ पे कोई साथ नहीं रहा है, बैटिंग पेयर में कोई पार्टनरशिप नहीं हो रही, आपने अपना रोल अदा करना है। तो मेरे ख्याल से जो माइंड सेट होता है जब आपका ऐसा, और फिर आप रोज़ रोज़ अपने आप को ये एजुकेट करते हो, ये प्रैक्टिस करते हो माइंड में कि मुश्किल सिचुएशन में मुझे ज़रूर डिलीवर करना है। तो ये जो डिलीवरी का एक माइंड सेट होता है ना मुश्किल सिचुएशन में, कंडीशन में, मेरे ख्याल से वही आपसे इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करा देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कोई ऐसी इनिंग्स है जो स्कोर से ज़्यादा आपको अपनी मेहनत की वजह से पसंद है? बहुत सारी ऐसी इनिंग्स हैं जिसमें आप कह सकते हो कि आसान था कि जाएं और शॉट्स खेलें और निकल के जो है ना रन्स बनाएं, लेकिन एक टीम को जब ज़रूरत होती है तो वो आपने जाके खड़े होकर खेलना है। मेरी एक इनिंग थी अगेंस्ट इंडिया कलकत्ता में जब आखिरी दिन हम टेस्ट मैच खेल रहे थे और बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी और सारा दिन खेलना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल सिचुएशन थी, मैं बैटिंग करने गया हूँ वहाँ पे और एंड ऑफ डे जब मैं वापस नॉट आउट हो गया तो मैंने 100 रन्स किए हुए थे और टीम को जो है मुश्किल सिचुएशन थी, हम मैच हारते चले थे। तो मैंने कोशिश की मैं जाके खड़ा होकर अपने टीम को बचा सकूं। तो ये जो मैंने इससे पहले माइंड सेट की बात की, एग्जैक्टली वही हुआ और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और वो जो इनिंग है मुझे आज भी याद है। किस मुल्क में बैटिंग करना सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? मेरे ख्याल से इंडिया में जाके दो के सिचुएशन और कंडीशन ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तरह ही होती है, लेकिन जब इतना सारा क्राउड हो, इतनी सारी मीडिया हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ जाके जब आप परफॉर्म करते हो तो आप यू बिकम अ हीरो और बहुत बड़ा लेजेंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब अगर मेरी आप कुछ इनिंग्स देख लें तो वो इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी याद हैं और वो टफ सिचुएशन और कंडीशन में अल्लाह ताला ने परफॉर्म कराया। किस ग्राउंड में आपको खेलना सबसे ज़्यादा पसंद था? मेरे ख्याल से मैं जब भी नेशनल स्टेडियम कराची में मैं खेलता था तो बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि मैं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में कराची में खेला हूँ। तो हमेशा जब भी अब तो खैर उसका नाम चेंज हो गया, नेशनल बैंक स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया है। तो यहाँ जब भी मैं खेला तो अल्लाह ताला ने परफॉर्म किया और अच्छा लगा जब यहाँ पे परफॉर्मेंसेज हुई। सर, आपने उस दौर में क्रिकेट खेली जब लंबी इनिंग्स और सब्र असली खूबी हुआ करती थी। आपने बेशुमार रिकॉर्ड्स तोड़े और बनाए। क्या समझते हैं आप, बड़े रिकॉर्ड्स बनाना अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो गया? नहीं, मुश्किल नहीं हो गया, लेकिन क्योंकि अब जितनी ज़्यादा आप वाइड बॉल के क्रिकेट की प्रमोशन हो रही है, लीग्स हो रही हैं, तो उस वजह से वो जो एक प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस नहीं है अब मुझे लगता है कि प्लेयर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉट्स खेलते हैं और उनके पास वो शॉट्स मौजूद भी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है और वो आप बड़ी इनिंग जो है वो खेल नहीं पाते हो। और स्ट्राइक रेट की बहुत ज़्यादा बात हो रही दुनिया में कि आपका जो है स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम बैक पे जाएँ 90s में, अर्ली 2000 में, तो इतनी स्ट्राइक रेट की बात नहीं होती थी, तो हम पे लेस प्रेशर होता था और आप जो उसी वजह से लंबी इनिंग्स भी होती थी, आपके पास जो मिस्टेक करने का मौका कम होता था। तो इस वजह से उस वक्त लंबी इनिंग्स होती थी। अब क्या है कि वाइड बॉल क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव शॉट्स आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करते हो, तो उस वजह से फिर मिस्टेक्स भी होती है और आप अपनी जो है ना विकेट गंवा देते हो। तो इसलिए जो इतनी बड़ी लंबी इनिंग्स जो है ना आप देखने को मिलती हैं, लेकिन एक रॉ कोई किसी ने 300 रन कर दिया हो या 400 रन कर दें, तो अब वो होता नहीं है वैसे। तो यानी कि मुस्तकबिल करीब तक, अभी तक दूर तक नहीं हो सकता है, ऐसा सच नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, लंबी इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन वो जो रेशो था वो अब कम हो गया। यूनुस सर, लीग्स क्रिकेट के बारे में बताएं कि इसके बढ़ते हुए रुझान की वजह से प्लेयर्स लंबी इनिंग्स को अब प्रेफर नहीं करते। ये प्रेफर्ड मौका ही नहीं मिलता ना। अब टेस्ट क्रिकेट कितनी होती है, बहुत कम होती है, हार्डली 8 से 9 टेस्ट मैचेस होते हैं। और उसके बाद अगर मैं T20 के मैचेस की बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइड बॉल की क्रिकेट होती है। इवन वनडेज़ भी अब बहुत कम होने लगे हैं, तो आपके पास इतनी लग्जरी मौजूद नहीं है, आपके पास वो फॉर्मेट ही बहुत शॉर्ट है, तो उसमें आप
जो लंबी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकते। तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स हैं उनको भी अब करना है कि अपने आप को ऐसा एजुकेट करना है कि जब वो एक तो वो सारी क्रिकेट खेल सके, तीनों फॉर्मेट खेल सके, और उसके बाद वो क्या करें कि जब भी वो वाइट बॉल से रेड बॉल क्रिकेट में जाए तो अपना वो जो माइंड सेट है, वो जो स्टाइल है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये कहने में तो आसान है, लेकिन करने में बाज़ वक़्त मुश्किल हो जाती है इसमें। आपको नहीं लगता कि कमर्शियली इसका शायद ज़्यादा फायदा हुआ हो प्लेयर्स को, मगर क्रिकेट पे इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव ही पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होता तो प्लेयर्स नहीं होते, प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती, तो प्लेयर्स तो इससे हेल्थी वेल्थी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन माइंड सेट आपको बिल्कुल चेंज करना है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात है कि दुनिया के बड़े प्लेयर्स ने आपकी स्वीप टेक्निक की तारीफ बहुत की, मगर उसको कॉपी नहीं कर सके, मेंटेन नहीं कर सके, क्या वजह है? नहीं, देखिए हर प्लेयर की बॉडी के बायोमैकेनिक्स चेंज होते हैं, तो और फिर आपकी हैबिट्स भी ऐसी नहीं होती, और फिर कंडीशंस भी होनी ऐसी चाहिए। अगर मैं जितने भी प्लेयर्स हैं, लाइक अगर एबी डिविलियर्स की मैं बात करूं, उन्होंने काफ़ी इस पर बात की है। तो अगर आप साउथ अफ्रीका की कंडीशंस की बात करो, कितने वहाँ स्पिनर्स खिलाते हैं, ज़्यादातर क्योंकि बाउंसी पिचेस होती हैं, तो वहाँ पे तो स्पिनर्स बहुत कम खेलते हैं। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो बहुत कम आपको स्पिनर उन टीमों में या उस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो फिर तो ठीक है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में अगर मैं बात करूँ, सिवाय सिर्फ यूनुस खान ही तो इतनी अच्छी स्वीप शॉट नहीं खेलते थे, और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि स्वीप शॉट्स खेलते थे। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से, क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स चेंज होते हैं, आपका स्टाइल चेंज होता है, उसके बाद आपकी कंडीशन चेंज होती है, तो इसलिए जो है ना वो कॉपी करना आसान नहीं होता। हाँ, मेंशन आप ज़रूर कर सकते हो कि कवर ड्राइव देखते हैं तो फलां प्लेयर्स की कवर ड्राइव देखो, पुल शॉट, हुक शॉट देखना हो तो वो जो एक प्लेयर थे वो ऐसा खेलते थे, स्वीप शॉट खेलने हो तो यूनुस खान को देख लें। तो मेरे ख्याल से लेकिन ये अच्छा है कि एक दूसरे को आप प्लेयर्स को जब आप अप्रिसिएशंस होती हैं तो ये प्लेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, क्रिकेट के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, कोई आपका फैन मोमेंट जो फेवरेट हो, जो कभी अब तक आपके करियर स्पैन में जो आपको अभी तक याद रहा हो, कोई अच्छी है? बहुत सारे हैं। ग्राउंड में मुझे अभी भी याद है कि अक्सर मुझे जो मेरे फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, मिलते हैं और मुझे वो ये बताते हैं कि हमने आपका फर्स्ट वनडे जब मैं यहाँ पे कराची में खेला तो वो ग्राउंड में देखा है, क्राउड में देखा है। तो मुझे ये इस तरह के जो फ़ैन मोमेंट्स होते हैं, और फिर वो ग्राउंड में मेरे साथ भी आके मुझे मिलते भी हैं, क्योंकि वो अर्ली 2000 में आप कभी कभी ग्राउंड में भी आते थे, तो इतना अब तो खैर बहुत ज़्यादा SOPs होती हैं, फैंस को अलाउ नहीं करते और नहीं आ सकते, लेकिन उन दिनों में मैंने देखा है, मैं अक्सर वीडियोज़ में देखता हूँ, तो जो मेरे फैंस हैं वो मेरे साथ ही बाउंड्री ड्रॉप पे खड़े हुए हैं या मिल रहे हैं। तो ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि हमेशा याद करते हैं। सर, आपकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस है कि हम अपने फैंस से बहुत खुश होकर इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बिल्कुल भी बॉदर नहीं होते और ना परेशान होते हैं। तो ये चीज़ें इनकरेज करती है फैन को कि एक स्टार जो है वो कितना डाउन टू अर्थ और कितना बेसिक होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप तो इन फैंस की वजह से स्टार बनते हो। तो मेरे ख्याल से जब मौका मिलता है, मुझे तो जब मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके साथ थोड़ा सा टाइम उनको एक्स्ट्रा दे सकूँ। शॉपिंग करते हुए आप क्या देखते हैं? यूनुस खान सर क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं या उसकी प्राइस देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं क्वालिटी देखता हूँ, प्राइस उसके बाद, क्योंकि जब आप पे करना होता है तो प्राइस आपको पता चल ही जाते हैं। लेकिन मेरी क्वालिटी और मेरी जो है ना जो स्टाइल पे बहुत ज़्यादा मेरा नज़र होती है कि मैं ये क्वालिटी ज़रूर देख सकता हूँ। हाँ, तो ये फ्यूचर में जो है आप अपनी मर्चेंडाइज या क्या कुर्ता, परफ्यूम, कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च करने के मूड में है या नहीं, आप बिलीव करते हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और कोशिश करेंगे उसमें भी क्वालिटी को जो है ना मेंटेन रख सकें। अच्छा, लास्ट सवाल है सर, अंडर 19 क्रिकेट खेलने वाले या अंडर 14, अंडर 16 खेलने वाले नए प्लेयर्स के बारे में यूनुस खान का क्या मैसेज है? बिल्कुल जी, अपना बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स पे काम करें और उसके बाद अपनी फिटनेस पे बहुत काम करें और कमिटमेंट को बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन ना आने दें, क्योंकि ये 3 ही पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको कहीं अच्छा कर सके तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हो।